हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास। यानी आपको क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक स्पीच लिखना, यानी आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है बेसिकली। तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। जैसे कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बेसिकली किस कारण हो रही है। जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, जो आपकी पौधा घर गैसेज होती है, जैसे ग्रीन हाउस गैस होती है, जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये जो गैसें होती हैं इनकी एक क्वालिटी होती, क्या क्वालिटी होती है, ये क्या करती है, जो सूर्य से यानी सन से जो आपकी हीट रेडिएशन आ रही है, यानी जो आपकी जो ऊष्मा की तरंगें आ रही हैं, उनको ये क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से बांध के रखता है हीट को, यानी जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उसे पृथ्वी में क्या करता है, ट्रैप कर देता है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है या गर्म हो जाता है। तो जब पृथ्वी का तापमान गर्म हो जाता है तो इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या पृथ्वी में जीवन है। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये जो गैसें हैं वो कैसी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, यानी जो आपकी पौधा घर गैसें हैं ये। तो इनका क्या हो रहा है, लगातार इनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेस है, हम ये जानते हैं ये पृथ्वी में हीट को ट्रैप करके रखती है, यानी जो ऊष्मा होती है उसको क्या कर देती है, क्या करती है, पृथ्वी में बांध के रखती है, यानी बाहर रिफ्लेक्ट होने नहीं देती तरंगों को, जो हीट रेडिएशंस होती है, जिस कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं इनकी जो मात्रा है वो वायुमंडल में बढ़ रही है, जिस कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है यानी तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस फिनोमेना को यानी इस परिघटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसके बहुत सारे जो है नुकसान है, क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जीवन को यहाँ पे एग्जिस्ट करने में, यानी जो लाइफ है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करने में दिक्कत होगी। जो हमारे ग्लेशियर्स है, ठीक है, जो हमारे क्या है, ग्लेशियर है यानी हिमनद है, वो भी धीरे धीरे करके पिघल रहे हैं। और क्या हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं, मानवों के लिए नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी जो पृथ्वी की सतह है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, यानी उसका जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान। तो जो पृथ्वी का औसतन तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व उष्णन कहते हैं, वो हो रहा है। क्योंकि पृथ्वी का क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। It occurs due to increase in concentration of greenhouse gases in the atmosphere। यानी ये इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वायुमंडल में जो आपकी पौधा घर गैस, कौन सी गैस है,
पौधा घर गैस, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, पौधा घर गैस है, ठीक है। इसकी क्वालिटी हमने समझी कि इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं। इसके ये क्या हो रहे हैं, ये हमारे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसमें इसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। क्या हो रही है, इसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। The greenhouse gases include methane, carbon dioxide and water vapor. यानी जो आपके पौधा घर गैस हैं, जिसे आप ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये कौन कौन सी होती है आपकी, जैसे मीथेन हो गई, CO2 और जल वाष्प। ये क्या है, आपकी पौधा घर गैस है। क्या है, पौधा घर गैस है। These gases trap the solar radiation released back by the earth, which result in keeping our planet warm and help human survive. यानी ये जो पौधा घर गैस हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये क्या करती हैं, ये सूर्य से आने वाली, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो रेडिएशंस है, ठीक है, जो क्या है, जो सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं, रेडिएशंस हैं, ये क्या करती है, उन्हें ट्रैप कर देती है। क्या कर देती है, ट्रैप कर देती है, यानी पृथ्वी से उन्हें बांध के रखती है, यानी वो पृथ्वी के वायुमंडल से उन्हें बाहर नहीं जाने देती। जिस कारण क्या होता है, पृथ्वी गर्म रहती है। क्या होता है, पृथ्वी या जो प्लैनेट है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म रहता है, और इस कारण ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है, यानी जो है मानव जीवन पॉसिबल हो पाता है। कहाँ पे, पृथ्वी पे। However, an increase in these gases lead to an increase in Earth's temperature, resulting in global warming. यानी जो ये आपकी गैसें हैं, पौधा घर गैस है, ये क्या हो रही है, इसकी जो अमाउंट है, यानी इसकी जो मात्रा है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। तो जब इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसका अमाउंट बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जब इसकी मात्रा बढ़ रही है, यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टी है ट्रैप करने की, यानी हीट को ट्रैप करने की, वो ज्यादा हो जाएगी। जिस कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिघटना हो रही है। यानी जिसे आप क्या कहते हैं, विश्व उष्णन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उस वैसी जो परिघटना है वो हो रही है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से है, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। यानी आपको बताना है कि जो ताजमहल की खूबसूरती है उस पे जो थ्रेट है वो कैसा है, उसके बारे में बता। तो जैसे कि जब हमने ताजमहल की केस स्टडी की थी, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने अम्लीय वर्षा पढ़ी। तो बेसिकली अम्लीय वर्षा में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, इनसे क्या होता है, जब ये दहन होते हैं, यानी जब इनका कंबशन होता है, तो आपकी कार्बन, जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है, ठीक है। तो ये गैसें निकलती हैं, तो इनसे क्या होता है, जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैं, ये जब इन जो आपके कोल और पेट्रोलियम के दहन से जब ये निकलती है, कोयले और पेट्रोल के दहन से जब ये निकलती है, तो क्या होता है, ये हमारे वायुमंडल में मिल जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है। और इसके बाद ये वाटर वेपर्स, यानी जो आपके जल वाष्प होते हैं, उनके साथ क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है और एसिड बनाती है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे अम्ल बनाती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो कि बाद में क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं। तो जो ये अम्ल वर्षा होती है, यानी एसिड रेन होती है,
जब ये संगमरमर से बने भवनों पे गिरती है तो ये उसके साथ रिएक्ट करती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारे संगमरमर के भवन है, जैसे कि हमारा ताजमहल है, ठीक है, जो हमारा ताजमहल है उसके जो संगमरमर है, मार्बल है, उसके साथ रिएक्ट कर रही है और उसे नुकसान पहुंचा रही है। इसी तरीके से अगर हम मथुरा ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो वहां से क्या हो रहा है, सूत पार्टिकल या जो आपके काजल जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो रहे हैं, वहां से रिलीज हो रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इनसे भी क्या हो रही है आपकी इनसे क्या हो रहा है, ये आपके अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये क्या हो रहा है, फिर आपके ताजमहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और उसको येलो कर रहे हैं, यानी उसको उसका पीला रंग कर रहे हैं। यानी जो सूत पार्टिकल हैं कहाँ के, जो आपके मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो एमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, ये ताजमहल को पीला करने में या ताजमहल का जो संगमरमर है उसको पीला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। यानी आप इसका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द मेजर थ्रेट टू द ताजमहल इज द एसिड, यानी जो मेजर थ्रेट है, सबसे बड़ा जो थ्रेट है, ठीक है, वो ताजमहल का क्या है, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा है। व्हेन एसिड रेन फॉल्स ऑन द ताज, यानी जब अम्ल वर्षा ताज पे पड़ती है, विच इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मार्बल, यानी जो कि पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से संगमरमर का बना है। दे रिएक्ट विद द मार्बल टू फॉर्म पाउडर लाइक सब्सटेंस विच इज देन वॉश्ड अवे बाय द रेन, यानी इससे क्या होता है, ये जब बारिश, ये जो अम्लीय वर्षा जो है वो ताजमहल पे पड़ती है तो ताजमहल के संगमरमर के साथ ये रिएक्ट होती, क्या होती है, रिएक्ट होती है, जिससे ये पाउडर जैसा सब्सटेंस बनाती है। और क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये जो सब्सटेंस बनता है ये हट जाता है या वॉश हो जाता है। इस परिघटना को हम मार्बल कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस फिनोमेना इज नोन एज मार्बल कैंसर, मार्बल कैंसर कहते हैं। इन एडिशन टू this, the soot particle emitted from Mathura oil refinery located near Agra leading to the yellowing of Taj Mahal marble, यानी इसके साथ साथ जो सूत पार्टिकल है, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, आपके मथुरा ऑयल रिफाइनरी से आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो आपका ताजमहल का मार्बल है, यानी ताजमहल का जो संगमरमर है, मार्बल यानी जो उसका क्या है, संगमरमर है, जो उसका क्या है, संगमरमर है, वो क्या हो रहा है, पीला हो रहा है। कैसा हो रहा है, पीला होता जा रहा है। तो यानी जो आपकी एसिड रेन है, ठीक है, अम्लीय वर्षा है, और जो सूत पार्टिकल है जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकल रहे हैं, ये हमारे ताजमहल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यानी आपको ये बताना है कि क्यों जो है आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, अगर उनकी मात्रा पानी में बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो किस तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो जल जीव होते हैं, उनके जीवन को, उनके सर्वाइवल को किस तरीके से ये प्रभाव पहुंचाती है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, तो यानी जब पोषक तत्वों की मात्रा पानी में बढ़ेगी तो हम ये जानते हैं पानी में रहने वाले जो एल्गी होते, ठीक है, एल्गी होते हैं, उनकी मात्रा क्या होगी, पानी में बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पोषक तत्व मिल रहे हैं, जिस कारण वो बढ़ते जा रहे हैं पानी। अब जब ये जो एल्गी है ये जब मर जाएंगी, डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, जब ये मर जाएंगी तो आपके जो डिकम्पोजर होते हैं उनके लिए खाने का काम करेंगी।
क्या करेंगी, खाने का काम, यानी जो डिकम्पोजर है वो उनके लिए ये फूड यानी खाना बन जाएगा। जिससे क्या होगा, तो जब ये डिकम्पोजर के लिए खाने का काम करेंगी तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, जिस कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो जाएगी, जिस कारण जो आपके दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जल जीव है, जैसे कि आपकी मछलियाँ हो गई, वो क्या करेंगी, वो मर जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो जाएगी। इस कारण क्या होगा, जो आपके मछलियां हैं वो मर जाएंगी, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिले। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर लीड्स टू एन एक्सेसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज। यानी कि जब जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, पोषक तत्व है, इनकी मात्रा, किसकी मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा जो है, पोषक तत्वों की मात्रा पानी में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी है, उसकी जो एल्गी जो है पानी में, वो उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो जब ये एल्गी डाई हो जाती है, मर जाती है, तो ये क्या करती है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनके लिए खाने का काम करती है, यानी ये उनके लिए फूड बन जाती है। जिस कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा अलॉट ऑफ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज इन द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है वो यूज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी में कॉन्सिक्वेंटली लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर बॉडी। यानी इससे क्या होता है, जो आपके वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, जो आपके पानी के स्रोत हैं, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दिस इन टर्न कॉजेज फिशेस एंड एक्वेटिक एनिमल्स टू डाई। तो इसके कारण क्या होता है, जो आपके जल जीव हैं, जैसे कि आपकी मछलियां हैं, वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इस जो आपका ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, आज का आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, विच गैस इज द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। यानी आपको ये बताना है कि जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए, ये क्या है, आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी विकल्प दिए गए हैं आपको, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसे हम कहते हैं मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, यानी वायु का जो प्रदूषक है, ठीक है, वायु का क्या है, प्रदूषक, पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु का प्रदूषक है। किसका प्रदूषक है, वायु का प्रदूषक है, आपको ये बताना है। पहला आपका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है प्रोपेन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक है। क्या बताना है आपको, वायु प्रदूषक बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि वायु प्रदूषक का काम करती है, यानी ये वायु को प्रदूषित करती है। तो जो आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्योंकि अगर हम बाकी और ऑप्शंस की बात करें, जो बाकी आपके पास विकल्प हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और प्रोपेन, ये हमारे वायु प्रदूषक नहीं होते हैं, यानी ये वायु को, यानी जो आपकी एयर है, उसे पोल्यूट या प्रदूषित नहीं करते हैं। तो आपका जो ये पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, इसका जो आंसर है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है,
द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यानी आपको ये बताना है इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो अगर जिसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिघटना नहीं होती है। यानी जो आपका विश्व उष्णन होता है या ग्लोबल वार्मिंग होती है ये नहीं होता। तो इसके जो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके ये हैं। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, पहला क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और चौथा आपका मीथेन है। तो आपको बताना है जो ये आपको विकल्प दिए गए हैं, ये जो आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके इंक्रीज होने से यानी जिस गैस के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। तो बच्चों जीआईसी पांडुकेश्वर, अगर किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो हाथ ऊपर कीजिए। बेटा खड़े होके आंसर दीजिए, आप खड़े हो जाइए और माइक पकड़ के आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 4। ढंग से बताइए, आप माइक को ढंग से होल्ड कीजिए। 4। ओके, आपने डी ऑप्शन बोला है ना, मीथेन, आपने डी ऑप्शन बोला है, ठीक है। नेक्स्ट जीआईसी पटकोट, किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो हाथ ऊपर कीजिए। बेटा आप बैठ जाइए, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है, कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन नहीं हो। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि क्या करती है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग करने में मदद करती है। यानी इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी ये एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी पौधा घर गैस है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बात करें तो ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, यानी पौधा घर गैसें हैं। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है सेकंड, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन एक पौधा घर गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो आपकी नाइट्रोजन गैस है इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका नाइट्रोजन यानी बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च। यानी आपको ये बताना है गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ, कब इसे लॉन्च किया गया, आपको ये बताना। तो आपके जो ऑप्शन है, आपका जो पहला ऑप्शन है वो है 1980 यानी 1980, नेक्स्ट है 1984 यानी 1984, नेक्स्ट है 1982 यानी 1982 और 1985 यानी 1985। तो आपको बताने हैं कि इनमें से किस साल आपका गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ। किसी को इसका आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। बेटा खड़े होकर आंसर दीजिए। जीआईसी पांडुकेश्वर, क्या बोला है आपने? ऑप्शन 4, ऑप्शन डी बोला आपने, ऑप्शन डी बोला बेटा। ओके, अगर हम गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो ये आपकी 1984 में लॉन्च हुई। तो वेरी गुड बेटा, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी क्या है, इसका सही आंसर है, यानी सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट रेडिएशंस आर एब्सॉर्ब बाय CO। यानी किस तरीके की जो रेडिएशंस होती है, तरंगे होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अवशोषित करता है। आपको बताना है
कौन सी तरंगों को आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अवशोषित करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है अल्ट्रारेड रेडिएशन, नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन, अगले हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या नन ऑफ। यानी आपको इनमें से अगर हम इंफ्रारेड तरंगों की बात करें तो ये हमारी क्या होती है, हीट रेडिएशन होती है, यानी ऊष्मा तरंगे होती है, या आप ये कह सकते हैं हीट वेव्स होती हैं, यानी इनसे क्या होती है, गर्मी होती है, इनमें ऊष्मा होती है, इन्हीं की वजह से क्या होती है, गर्मी होती है। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये पराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। अगर हम बात करें हीट रेडिएशन की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, यानी जो सन से जो ऊष्मा आ रही है, सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है, उन तरंगों को वो क्या करती है, अवशोषित करती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ता है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी रेडिएशन को, कौन सी तरंगों को अवशोषित करती है, और हम ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, ग्रीन हाउस गैस, यानी पौधा घर गैस है। तो यानी जो जिन भी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी, वो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है उसे बढ़ा देंगे। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन बी है, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी यानी इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए, क्वेश्चंस समझाए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपने मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।